नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ आजकल का बहुत ही एक ज्वलंत टॉपिक जो अ, हमारा नया संसद भवन है उस पर लगाया गया हमारा शासकीय चिन्ह अशोक स्तंभ। तो आज का जो ये टॉपिक है ये सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है और साथ में आपको देने वाली हूँ बहुत सारी जानकारी कि क्या ज़रूरत थी, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या ज़रूरत थी हमारे नए संसद भवन की? क्या हमारे देश को इस समय एक संसद भवन चाहिए था क्या अशोक स्तंभ का प्रयोग भवन के गुंबद पर जो किया गया है वह उचित है? क्या फ़र्क होता है फ़र्क होगा हमारे नए संसद भवन में और पुराने संसद भवन में? राजा अशोक कौन थे? राजा अशोक ने क्यों बनवाए थे ये स्तंभ? देश में कहाँ-कहाँ है ये स्तंभ? क्या ये राजनीति इस स्तंभ पर जो की जा रही है, इसका अनावरण हमारे राष्ट्रपति को करना चाहिए था? ये सत्य है कौन-कौन यूज़ कर सकता है इस शासकीय चिन्हों को और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको इस चर्चा के ज़रिए देने जा रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम पैटर्न में आने वाले सभी क्वेश्चन मेरी इस चर्चा में, इस सेशन में आज ज़रूर आएँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में और अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड माय चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट। तो सबसे पहले जिस स्लाइड पर मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये वो चित्र है जो हमारा अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया हमारे नए संसद भवन के गुंबद पर। मोदी जी द्वारा ये इसका अनावरण किया गया जिसमें हमारे 4 सिंह हैं और उसके साथ ये चक्र एक आपको शेर मिलता है यहाँ नीचे और इसके अलावा ये हमारा पुराना संसद भवन है। कहा जा रहा है कि पुराने संसद भवन और नए संसद भवन में ये के जो शासकीय चिन्ह है उसमें ये फ़र्क है, इसमें शेर का मुँह बड़ा ही एग्रेसिव है और खुला हुआ है और यहाँ पर शेर का मुँह बंद है। तो दोस्तों मैं बताऊँगी कि आपको जो ये फ़ोटोग्राफ लिया गया है, ये बिल्कुल अलग एंगल से लिया गया है, जहाँ शेर का मुँह आपको खुला हुआ दिख रहा है, जो पॉलिटिक्स के लिए लोगों को बहुत काम भी आ रहा है इस समय। जो मेन हमारा स्तंभ है, उसका जो चेहरा है वो इस तरीके से दिखता है थोड़ा-सा तो फ़र्क इसके उसमें आया है कि जो मुख्य सारनाथ स्तंभ है, उसमें शेर का मुँह पूरी तरह से बंद है, जो मैं आपको हाइलाइट करके यहाँ पर दिखा भी रही हूँ। साथ-साथ जो हमारा नया ये चिन्ह बनाया है, वहाँ पर शेर का मुँह थोड़ा-सा खुला हुआ है, जिस पे बहुत सारे ट्विटर्स पे ट्वीट्स भी आ रहे हैं कि क्या शासकीय चिन्हों के साथ में छेड़खानी करना उचित है? तो ये छेड़खानी है या बनाने में रह गई थोड़ी बहुत मिस्टेक है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में और मैं आपको बताती हूँ कि क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे नए संसद भवन में और हमारे पुराने संसद भवन में। तो दोस्तों आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के साथ पीएम मोदी जी का ये कहना है कि हमने नए संसद भवन में भी हम लोग जाने जाएँगे। संसद भवन में ये जो नया संसद भवन है, ये लगभग हमारा 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा और पुराना संसद भवन जिसे 93 इयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, इसको कई बार अपग्रेड करने की भी कोशिश की गई। कई बार ज़रूरत के हिसाब से दीवारों को हटाया गया, बनाया गया, लेकिन ये उतना अपग्रेड नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। जब हमारी संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उस समय ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसे बहुत अत्याधुनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जो बनी हुई है बिल्डिंग, ये गोल गुम्बद से बनी हुई है और इसमें हम पंखे तक नहीं लटका सकते हैं। आपने कई बार सेशन में देखा होगा जब हमारे संसद के लोकसभा के सेशन चलते हैं, कि इसमें पंखे भी उल्टे लटके हुए हैं और पंखे जो है एक खंभे के सहारे, स्तंभ के सहारे लगे हुए हैं और पंखे उल्टे चलते हैं, जो सिर्फ़ हमारे इंडिया की संसद में ही देखने के लिए मिल सकता है। तो 21वीं सदी में हमें नया संसद भवन हमें मिलने जा रहा है और नए संसद भवन में अनेक चीज़ें होंगी। चलिए अध्ययन करते हैं एक बार इसका तुलनात्मक अध्ययन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अशोक स्तंभ जो इसका गौरवशाली इतिहास है, अशोक स्तंभ की आकृति जो आकृति हमारे सारनाथ स्तंभ से ली गई है, राजा अशोक द्वारा ये बनाया गया और अशोक स्तंभ का इस्तेमाल जो है कहाँ-कहाँ किया गया है और अशोक का जो ये स्तंभ है, ये राजा अशोक ने किस समय बनवाया था। तो हमारी चर्चा का जो विषय है, वो इस समय ये है कि नया हमारा संसद भवन और पुराना संसद भवन में क्या-क्या चेंज है। हमारा पुराना संसद भवन जो है लगभग 93 इयर्स पुराना है, जबकि नया संसद भवन जो है इसका जो प्रस्ताव है वो श्री ओम प्रकाश बिरला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं 2019 में और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी
उन्होंने ये प्रस्ताव लेकर आए 2019 में, और उन्होंने कहा कि ये संसद भवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और आगे अगर काम बढ़ता है तो भी हमारा यहाँ पर काम पूरा नहीं हो पाएगा। इन सब ज़रूरतों को देखते हुए प्रोजेक्ट विस्टा के अंतर्गत जो है हमारा ये बनाने का निर्णय लिया गया। ये संसद भवन जो है इसकी इमारत 9.8 एकड़ भूखंड पुराने संसद भवन की थी, जबकि जो हमारा नया संसद भवन है वो 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसको बनाने में 971 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, जबकि जो हमारा पुराना संसद भवन है वो 83 लाख रुपए में बनकर के तैयार हो गया था। सभी सांसदों के लिए इस परिसर में जो है वह अलग-अलग कक्ष होंगे हर ही सांसद के लिए, जिससे कि सांसदों के मिलने के लिए जो एक परेशानी रहती थी आम जनता को कि उन्हें वह अपने सांसदों से मिलते थे तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब हर सांसद के अपना दफ्तर होगा जहाँ जाकर जनता अपने सांसदों से भेंट कर पाएगी। जो हमारा पुराना संसद भवन है ये वृत्ताकार भवन है 560 व्यास फुट का, जिसका घेरा जो है 533 मीटर है, और जो हमारे नया संसद भवन है इसकी बिल्डिंग HPC डिजाइन मैनेजमेंट ने किया है जो अहमदाबाद से है। जो हमारा पुराना संसद भवन है सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर ने पुराने संसद भवन का डिजाइन बनाया था, और देखिए ये विदेशी थे, जबकि आज के संसद भवन के जो हमारे बनाने वाले हैं डिजाइन बनाने वाले वो हमारी भारत की अपनी संस्था है। इस डिजाइन को विदेशी वास्तुकारों ने बनाया, किंतु इस भवन का निर्माण भारतीय सामग्री से उस समय भी किया गया था हमारे पुराने संसद भवन का, और जो अब का संसद भवन है ये टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। सभी सांसदों के लिए जो भवन है 2024 तक बनके तैयार हो जाएंगे। टाटा प्रोजेक्ट्स जो है बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम और डाटा नेटवर्क फैसिलिटी का भी बहुत ध्यान रख करके ये भवन नया संसद भवन बनाया जा रहा है। नई बिल्डिंग में कुल 124 सांसदों को बैठने की सुविधा मिलेगी, और इनके चैम्बर 888 लोकसभा चैम्बर बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर 384 सांसदों को बैठने की व्यवस्था की गई है। भविष्य में यदि सांसदों की संख्या बढ़ भी जाती है तो भी ये जरूरत पूरी कर सकेगा। संसद भवन देश के हर कोने की तस्वीरें दिखाने की इसमें कोशिश की जाएंगी, और नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा, लोकसभा चैम्बर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ पाएंगे। देखिए जो हमारे मैं आपको बताती हूँ जिस समय हमारा बना था हमारा संविधान बना था तो उसकी पहली मीटिंग लोकसभा के कक्ष में की गई थी, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में इसकी बिल्डिंग हुई थी सेंट्रल हॉल में, जबकि हमारी जो नई बिल्डिंग है उसमें सेंट्रल हॉल होगा ही नहीं, चैम्बर्स से ही ये सारा काम हो जाएगा। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम डाटा नेटवर्किंग का इन्होंने बहुत ध्यान रखा है। केंद्रीय कक्ष में 3 और लोकसभा और राज्यसभा ग्रंथालय के 3 कक्ष हैं। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है इसमें हमारा सेंट्रल हॉल है और लोकसभा राज्यसभा ग्रंथालय 3 कक्ष हैं। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल होगा ही नहीं, लोकसभा चैम्बर में ही लोग बैठेंगे, और नए भवन का जो है भव्य संविधान कक्ष होगा जिसमें हमारे संविधान का डिस्प्ले चल रहा होगा। मौजूदा जो हमारी बिल्डिंग है संसद भवन की एक म्यूजियम के तौर पर इसको रखा जाएगा और उसमें भी काम चलता रहेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी हमें ये जानकारी देते हैं कि पुराने संसद भवन ने हमारे देश को बदलते हुए देखा है। जैसे मैंने आपको बताया संविधान को लिखते, संविधान को बनते और संविधान को आगे बढ़ते, आजादी पाते हुए हमारे भारत को हमारे पुराने संसद भवन ने देखा है, जो हमें भविष्य में भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। नया संसद भवन हमें इस कार्य को और आगे बढ़ाकर एक भविष्य में बहुत ही आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखेगा। लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष जिसमें भारतीय लोकतांत्रिक विरासतों को दर्शाया जाएगा और अन्य वस्तुएं भी, संविधान की मूल प्रति और डिजिटल डिस्प्ले भी हमारे इस कक्ष में होने वाला है। इसमें मौजूदा संसद भवन में अंग्रेजों ने बनवाया जो हमारा 12 फरवरी जो है 1921 को इसकी नींव डाली गई थी और 1927 में जाकर के ये तैयार हुआ था, जबकि हमारा ये जो है भवन ये 1920 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ और 2024 में ये बन करके तैयार हो जाएगा 2019 से 2024। इसके अलावा जो हमारा नया और पुराना संसद भवन है इसमें बहुत सारे चेंजेस है। ये भी बता दूं मैं आपको संसद भवन के आसपास के क्षेत्र को भी जो है प्रोजेक्ट विस्टा के हिसाब से जो है चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि आसपास के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय इनका भी नवीनीकरण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसको कहा जा रहा है।
जिसमें पुराने संसद भवन में म्यूजियम्स बनाए जाएंगे और चीजें रखी जाएंगी और कार्य चलता रहेगा, और नए संसद भवन में हमारी संसद का रोज का कार्य और सत्र चला करेंगे। तो ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन था नए संसद भवन का, और आने वाला नया संसद भवन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हो, यही कामना मेरी ईश्वर से है। मैं आपको साथ-साथ ये भी बता दूँ कि संसद भवन के ऊपर बहुत सारी पॉलिटिक्स हमारी चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो अनावरण है वो मोदी जी ने करा, और इसका अनावरण राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया गया? तो इस पे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो संसद भवन का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के निर्माण का जो दायित्व है वह सरकार का है। तो अभी सिर्फ बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है, जब इसका अनावरण होगा तो वो हमारे राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा ही होगा। हमारे देश ने जो है ये 26 जनवरी 1950 को ये शासकीय चिन्ह जो है ग्रहण किया था, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और 3 शेर आपको ये दिखाई देते हैं। इसका चौथा शेर इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वह बिल्कुल इसके पीछे है। इसके बारे में भी आगे मैं आपसे चर्चा करूँगी। हमारा जो शासकीय चिन्ह है, जिसे हम अशोक स्तंभ कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे शासकीय, ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से ये लिया गया है, जो राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मूल स्तंभ में 4 चिन्ह हैं और इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका मतलब हमेशा सत्य की जीत होती है, जो ऋग्वेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और आप देखिए इसमें सबसे ऊपर ये चक्र लगाया गया है, जो हमारे भारतीय तिरंगे में भी आपको दिखाई देता है। ये स्तंभ जो बीच का स्तंभ है, इसमें बहुत सारी चीजें लिपि में लिखी गई है, जो राजा अशोक द्वारा बनवाई गई थी, और राजा अशोक ने इस लिपि के जरिए जो है अलग-अलग जो संदेश जगह-जगह दिए, उसके बारे में भी मैं आगे के सेशन में आपको बताने वाली हूँ। देखिए जो अशोक चक्र है, ये सम्राट अशोक के शिलालेखों पे जो चक्र एक पहिया बना हुआ है, उसकी बातें नीले रंग का चक्र होता है। इसमें 24 तिल्लियां होती हैं, जो आकाश, महासागर, सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के ऊपर नीले रंग से बने हुए अशोक चक्र का आप दर्शन हमारे शासकीय चिन्ह में भी कर सकते हैं। शासकीय चिन्हों का इस्तेमाल कौन-कौन कर सकता है? तो वो कर सकते हैं हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सभी व्यक्ति, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका, सरकारी संस्थानों के अव्वल दर्जे पर बैठे हुए हमारे सदस्यगण, वो हमारे शासकीय चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी पूर्व हो चुके हैं, यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वो लोग शासकीय चिन्हों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शासकीय चिन्हों का गैर जरूरी उपयोग करता है, तो उसे 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना का नियम बनाया गया है। अब मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ उस राजा से, जिसके द्वारा हमारे देश को ये इतना सुंदर शासकीय चिन्ह मिला। वो थे हमारे सम्राट राजा अशोक, जो 273 ईसा पूर्व मौर्य समाज की गद्दी पर बैठे थे। 4 वर्ष के बाद 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ, और कहा जाता है अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद राजा अशोक जो है गद्दी पर बैठे थे। मौर्य वंश के ये संस्थापक थे। पिता का नाम बिंदुसार, जिसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। आजीवक संप्रदाय के इनके पिता अनुयायी थे। तो जो अशोक था, वो वायु पुराण में बिंदुसार को वारिसार भी कहा गया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान थे, ऐसा कहीं जगह लिखा गया है, लेकिन क्या था कि अशोक के जैसे 99 भाई थे। अशोक की माता का नाम सुबदाग्री था, और वो एक बहुत ही मध्यम परिवार से थे। जबकि अशोक की जो बड़ी माँ थी, वो एक प्रिंसेस हुआ करती थी। तो उनका बड़ी माँ का जो बेटा था सुसिन, उसको गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन सुसिन के गद्दी पर बैठते ही पूरे राज्य में अत्याचार और हाहाकार मच गई थी। अशोक उस समय जो है अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। फिर आप अशोक मात्स्य और गुर्जरा के अभिलेख में इनका नाम आपको अशोक मिलता है। कई पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक ने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में लगभग इन्होंने कलिंग का युद्ध किया, और अपने भाई सुसिन को गद्दी से हटाकर, सुशिमा भी कहा जाता है, गद्दी से हटा करके ये गद्दी पर बैठे। अशोक के गद्दी पर बैठने के बाद जो है उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करी, और कहा जाता है कलिंग पर विजय प्राप्ति के समय इतना हाहाकार मचा, इतना युद्धपात हुआ कि अशोक का दिल वहां पर कांप उठा। वहीं उनको एक बौद्ध भिक्षुक मिलते हैं, और एक व्यक्ति मिलता है नन्हे बच्चे के साथ, जो उन्हें बोलता है कि क्या आप इसमें प्राण डाल सकते हैं, जिसने अशोक के हृदय को विचलित कर दिया, और अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक ने जो है इसके बाद
सभी जितने भी हमारे बौद्ध धर्म के क्षेत्र थे, गया और बोधिसत्व, बोधि वृक्ष, सभी सभी जगह इन्होंने यात्राएं करी और इन्होंने जो है अपने भाई निग्रोध के कहने से बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने के लिए तैयार हुए और शिक्षा लेकिन चचेरे भाई उपगुप्त से इन्होंने ली थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपको मिलता है। निम्न ग्रंथ के कहने से तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन शिक्षा दीक्षा जो इन्होंने ली अपनी वो उपगुप्त से ली। इन्हें अगर हम देखें तो देवानाम प्रियदस्तई के नाम से, यानी देवताओं के प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है। बहुत ही एग्रेसिव नेचर के हुआ करते थे अशोक, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के बाद इन्होंने ये अपने नेचर चेंज करा और लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने जगह जगह पर अपने ये अशोक स्तंभ और अशोक लेख बनवाए, जो आपको आज इस शेप में मिलते हैं। और ऐसा नहीं है हर जगह शेर ऐसे ही है, शेर की पोजीशन हर जगह अलग भी है। ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है जो आपको यहाँ दिखता है। अशोक ने इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह अपने प्रचारकों को भेजा। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अशोक ने शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही करवाया था। अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी, आरमाइक और खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ये शिलालेख आपको इस तरह से मिल सकते हैं। कुछ इसमें आपको केव लेख भी हैं, गुहा लेख भी हैं, जो आपको इस तरह से गुफाओं में लिखे गए हैं। कुछ आपको पत्थरों पर लिखे हुए लेख मिलेंगे। कई जगह आपको आपको ऋषि केव्स में लिखा हुआ है, गुफाएं हैं, गुहा लेख, स्तंभ लेख और अलग अलग तरीके से आपको इसके अशोक के लेख मिलेंगे। अशोक ने यही नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इन्होंने बहुत जगह बनाया, जैसे इनका मास्की का ग्रीक गुजरा का अभिलेख, ग्रीक में बनाया गया इनका अभिलेख। इन्होंने आरमाइक भाषा में अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि में इन्होंने लिखा। एक्चुअली इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि लेख में जो कुछ लिखा जा रहा है वो व्यक्ति की नेटिव लैंग्वेज से रिलेट करता हूँ। क्योंकि आप देखिए, अगर आप बंगाल में रह रहे हैं और आपको कोई इंग्लिश में बोल करके कुछ समझा रहा है तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। तो इन्होंने नेटिव लैंग्वेज का प्रयोग किया उस समय जो वहां पर चलती थी और उसी भाषा में इन्होंने लेखों को लिखवाया। इनके शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इन लेखों की ये शिलालेखों की खोज जो है 1750 में, याद रखिएगा 750 में पॉटरी फैंटलर ने इसकी खोज की थी और इनकी संख्या जो है 14 है। जो इनकी शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है? 14 है। और इन अभिलेख को जो सबसे पहले पढ़ा वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इनके लेखों को सबसे पहले पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। इससे पहले इनके शिलालेखों को कोई पढ़ भी नहीं पाया था। और देखिए, देश के बाहर भी इन्होंने अफगानिस्तान, ग्रीक, सभी जगह इन्होंने शिलालेख बनवाए और कुछ शिलालेख आपको यहाँ पर इसमें दिख रहे हैं। देखिए, जैसे ये स्तंभ लेख है, ये शिलालेख है, ये गुफा लेख है, अलग अलग से आपको ये मिल रहे हैं। अब मैं चर्चा आपसे नहीं करती हूँ कि इन गुफा लेखों में लिखा क्या गया। इनका 14वां शिलालेख जो है बहुत ही ज्यादा वर्णित है। इनका शिलालेखों में लिखा गया, जैसे पहला शिलालेख था उसमें लिखा गया था कि पशु बलि की निंदा की गई, कि पशुओं की बलि ना दी जाए। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की बात की गई। तीसरा शिलालेख राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत यात्राओं पे जाएं और धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया। चौथे शिलालेख में भैरी घोष और धम्म घोष की रचना की घोषणा की गई। 5वें शिलालेख में धर्म के महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण। 7वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का। 10वें शिलालेख में उच्च अधिकारियों का आदेश। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें उसमें हृदय परिवर्तन की बात की गई है। और चौथा शिलालेख धार्मिक जीवन के रूप में बताया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने बुद्ध धम्म संघ उसकी बात करी और जो इन्होंने जगह जगह कार्य करवाए इसके बारे में, उसके बारे में बताना चाहूंगी। आजीवकों के रहने के लिए, आजीवक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, उनके रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया। कर्ज, चौपाट, सुदामा और विश्व झोपड़ी का इन्होंने निर्माण कराया। साथ साथ अशोक जो थे, जो देवानाम प्रियदस्तई के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि में से धम्म की रचना पे ज्यादा ध्यान दिया।
और धम्म की इन्होंने घोषणा करी। जैसे मैंने बताया आपको, 13वें शिलालेख में इनका हृदय परिवर्तन हुआ और 11वें शिलालेख में धम्म की पूर्ण व्याख्या की गई है। तो ऐसे थे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को प्रचार और प्रसार करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले हमारे अशोक महान। और साथ-साथ जो इस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं सारे, हमारे अशोक चिन्ह से, सारनाथ से, साथ-साथ कुछ पॉलिटिक्स का भी मैंने आपसे इसमें वर्णन किया, जो की जा रही है। तो कृपया इन सभी राजनीति पर कभी ना जाएँ और ध्यान रखिए, जो हमारा अशोक, हमारा शासकीय चिन्ह है, वह शासकीय चिन्ह हमारे देश की आन, बान और शान है। और हमारा नया जो संसद भवन होगा, वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभकारी हो। इसी शुभकामनाओं के साथ एग्जाम एक्सपर्ट की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर इसी तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम एक्सपर्ट।